गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप सभी का इस क्लास में बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम बहुत बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, एकदम हंसते मुस्कुराते गाते संगीत की तरह होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अगर अभी तक आप लोग फर्स्ट पार्ट में नहीं घुसे हैं, उसको नहीं देखे हैं, तो धीरे धीरे जल्दी से जा करके फर्स्ट पार्ट देख के आइए, तभी वाला पार्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़े थे गोली दर्पण के बारे में। उसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं तथा गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इतना हम पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में। आज बारी है पार्ट टू की। टू मतलब टू इंड ई, इसमें मैं इस पार्ट को इंड कर दूंगा, चिंता मत करना, एकदम सिंपल तरीके से। और जो इस पार्ट में हमें पहले शुरू, मतलब इस पार्ट में जो पहला हमें पढ़ना है गोली दर्पणों के उपयोग। प्रतिबिंब कैसा बना वो देख लिए, छोटा बड़ा मोटा पतला कैसे भी बना वो सब कुछ देखे। अब इसमें इसका उपयोग कहाँ करेंगे, गोली दर्पण का हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे उसको देखेंगे। उससे पहले एक बात याद रखना, जीवन में कभी हार मत मानना, जीवन में हार मत मानना, एकदम उत्साह। क्योंकि हार, जब इस हार शब्द आए, निराशा लगे ना, यही सोचना ये वक्त बीत जाएगा, एक दिन मैं भी कारवां बदलूंगा, मैं भी इतिहास रचूंगा, ये सोच करके फिर लग जाना पढ़ने के लिए। फिर क्योंकि ये पढ़ाई ही ऐसी चीज है जिससे आप इतिहास को बदल सकते हो, जिससे आप इतिहास में अपना स्थान बना सकते हो। इसलिए एकदम जुनून, उत्साह, उमंग के साथ जब बैठा करो तो एकदम उत्साह में रहो। ये नहीं कि इसे सोते हुए बैठ जाओ, ऐसा नहीं बैठना है। एकदम उत्साह के साथ मैं पढ़ूंगा, इस हेडिंग को मैं आज तैयार करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी देर हो जाए, मैं इस हेडिंग को पढ़ के रहूंगा, चाहे जैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, मुझे इसको तैयार करके ही दम लेना है। इस तरीके से पढ़ो। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, टॉपिक की ओर पलट चलते हैं। अब हमारी जो हेडिंग है गोली दर्पणों के उपयोग, गोली दर्पण के उपयोग। यूज ऑफ सर्कुलर मिरर, सर्कुलर मिरर। गोली दर्पण पता ही होगा, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो हम पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेंट मिरर, कॉन्वेंट मिरर, कॉन्वेंट मिरर का प्रयोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग अब पता होगा। ये जो अवतल दर्पण चुनाव होता है ऐसे होता है, इस तरीके से। यार मार्करों में आज गड़बड़ी आ गई। अवतल दर्पण जो होता है इस तरीके से होता है, ये हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण। इसकी जो फोकस दूरी है देखे होगे, इसमें 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बने थे, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बने थे। और 6 स्थितियों में देखे थे, कभी प्रतिबिंब नन्ना मुन्ना सा बना था, कभी उससे बड़ा, कभी और उससे बड़ा, कभी एकदम बड़ा, कभी अनंत पे, कभी आभासी, ऐसा बना था प्रतिबिंब। तो इस दर्पण का उपयोग, जो पहला उपयोग है, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का होने के कारण, जहां बाल कटवाने जाते हो सैलूनों में किया जाता है, दाढ़ी वाड़ी बनवाने जहां जाते हो वहां पे किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक के होने के कारण इसका प्रयोग सैलूनों में, जहां बाल कटवाते हो सैलूनों में किया जाता है। अब तुमसे कोई पूछे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, कह भैया जहाँ तू बलवा कटवावे जाता है, जौन सामने दो कांच लगा रहा दर्पण देखा था, जहाँ अपन चेहरा देखा था, वो अवतल दर्पण ही है। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी के होने के कारण सैलूनों में किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है छोटे अवतल दर्पण का, शैल चिकित्सा सुने हो, आँख मतलब ये आँख, कान, नाक, गले
आदि के निरीक्षण में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। चिकित्सा में आँख कान नाक तथा गले आदि के निरीक्षण में डॉक्टरों द्वारा दूसरा उपयोग जो किया जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आंख में छोटी सी वस्तु फंस जाती है। अब बताओ नन्ही मुन्नी सी वस्तु है, अब उसको देखना चाहोगे देख ही नहीं पाओगे, तिजले जाकर अवतल दर्पण को लगा देते हैं। अवतल दर्पण पता है बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा तो उसी में देखते रहेंगे। यहाँ पे है ना, दर्पण इस सामने लगा है, उसमें देखेंगे, ये रहा अवतल दर्पण। इतनी नन्ही सी वस्तु इतनी बड़ी दिखाई देगी, आसानी से पकड़ खींच लाएंगे, बाहर निकाल लेंगे। कान में कोई वस्तु फंस गई, अब कान देखते ही नाम के इसमें लगाया होता दर्पण, देखें हाँ ये इतना यही है, ऐसे खींच के निकाल लेंगे। तो आंख कान नाक गले आदि के निरीक्षण में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा उपयोग टेबल लैंप। देखो टेबल लैंप, ये पता है अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है। तो टेबल लैंप में जो दर्पण लगा हुआ होता है उसमें प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, अधिक मतलब थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करने के लिए टेबल लैंपों में थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करने के लिए, थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करने के लिए, थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करने के लिए टेबल लैंपों में थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करने, जैसे टेबल मतलब टेबल बैठ के तुम पढ़ रहे हो, अब टेबल है उसमें थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करना है, प्रकाश जैसे फैल कर लाइट का जा रहा है, अब उसके सामने दर्पण लगा दो, दर्पण को लगा कर उस पर टेबल पर केंद्रित कर दो, प्रकाश इस पे गया जाने के बाद केंद्रित होकर गिरेगा, जहां पड़ेगा वहीं पे इसका प्रयोग किया जाता। अधिक थोड़े से प्रकाश मतलब अधिक प्रकाश से थोड़ा सा स्थान इससे केंद्रित हो जाएगा, अच्छे से पूरा कापी दिखाई देगी। टेबल लैंपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित करने के लिए। देखो कि रेलगाड़ी दूरसंचार जो यंत्र होते हैं उसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब दूर की वस्तुओं को अधिक फोकस करके देखने के लिए, क्योंकि ऐसे बारों के केंद्रित होकर प्रकाश जाएगा, जहां प्रकाश केंद्रित होकर जाएगा। तो रेलगाड़ी और ये सब जो होते हैं, रेलगाड़ी और जो दूर दूर के साधन होते हैं उसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, रेलगाड़ी आदि में दूर की वस्तुओं को अधिक प्रकाशित करके देखने के लिए, या प्रकाशित करके देखने के लिए, प्रकाशित करके देखने के लिए ए हो गया। इतना उपयोग बहुत है, इतना इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी फोकस दूरी बड़े दर्पण का होने के कारण सैलूनों में इसको कभी नहीं भूलोगे, बाल कटवाने सभी जाते हो सैलून में। उसके बाद कमो आँख कान नाक में कुछ फंस जाए, डॉक्टर के पास जाओगे तो इसी दर्पण का उपयोग करेगा। उसके बाद टेबल लैंप, जहाँ बैठ के पढ़ते हो, पढ़ाई की सीन याद कर लेना, वो पावर बैंक को देखो, पावर बैंक उसमें वही रहता है, इसे केंद्रित कर देता है, झम्मस मोड़ो झम्मस केंद्रित, उसमें किया जाता है। रेलगाड़ी में जैसे रेलगाड़ी चल रही है उसको तो दूर तक देखना, अब दूर पता लगा कुछ गड़बड़ है, लाल झंडी फिरिंग 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 कर रही है, तब उसको देखने के लिए वो अधिक दूर तक देखने के लिए प्रकाशित करके उसी का प्रयोग किया जाता है। यही होता है अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग में। अवतल दर्पण दूसरा है हमारा। अगला है बच्चों, हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए, तो वैसे दूसरा दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स पढ़ लिए, अब कॉनकेव। अब देखो इसमें देखे होगे जो उत्तल दर्पण चौराहा होता है
इसमें जितने भी प्रतिबिंब बने हमेशा छोटका छोटका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कितना बड़ी रखो प्रतिबिंब नन्हा छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारी जो गाड़ी देखे होगे, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जितनी भी 4 चक्का, नई नई तरीके की जितनी भी गाड़ियां निकली हैं, चाहे जिस तरीके की गाड़ी है, उसमें बगलिया बगलिया कांच लगा होता है, दोनों तरफ साइड ग्लास होते हैं। तो जो साइड में ग्लासवा दिखता है, जो साइड में ग्लास लगा होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार मतलब वाहनों में साइड दर्पण के लिए किया जाता है। पहले यही है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में, इसका उपयोग लिख लो अच्छे से, इसका पहला, इसका उपयोग, इसका भी योग नहीं बैठ रहा है, इसका उपयोग वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे का विशाल क्षेत्र दिखाई दे, जिससे पीछे का विशाल, ज्यादा से ज्यादा भयंकर, एकदम विशाल क्षेत्र दिखाई दे। अब ये कैसे दिखाई देगा? अब दिमाग में प्रश्न आता होगा, क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड दर्पण के रूप में, अवतल क्यों नहीं कर लिया जाता है? तो भैया अवतल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि पता होगा अवतल में जैसे जैसे करीब आओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाता है। अब पता लगा पीछे से ट्रक आ रही है और तुम लिए हो मोटरसाइकिल लेके निकले हो मस्त, अब उसमें देख रहे हो पीछे से ट्रक आ रही, थोड़ा सा जैसे जैसे करीब आएगी साइज बढ़ती जाएगी, अवतल दर्पण लगवा लिए गलती से, साइज बढ़ती जाएगी। अब पता चला वो करीब आ गई, अब तुम्हारे कांच में उसकी केवल हेडलाइटें दिखाई दे रही है, जो लाइट लगी हुई है उसका, अब पता लगा लाइट लेफ्ट वाली है, तुम समझ लिए राइट वाली लाइट दिखाई दे रही है, और लाइट है लेफ्ट वाली, भाग के और इधर आओगे, थोड़ा सा इधर सोचोगे अब तो चली जाएगी, पता लगा मारी उड़ गई। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ताकि पीछे की हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब, कितना बड़ी ट्रक रहे छोटा सा, ले आओ इसमें अंदर चलिए आओ, ऐसा कर देगा कि हमेशा पीछे के विशाल क्षेत्र को दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को दिखाएगा। इसीलिए साइड वाहनों में साइड दर्पण के रूप में, साइड ग्लास के रूप में, साइड कांच के रूप में, साइड दर्पण के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। अब कोई पूछे वाहन में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता, तो आप मन को उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। दूसरा जो उपयोग है इसका, एक उपयोग और है, ज्यादा नहीं, इसके दो ही उपयोग है। दूसरा उपयोग जो है देखे होंगे, गलियों में प्रकाश को फैलाने के लिए, गलियों में अगर कोई लैंप लगी है गली में, अब एक लैंप से ज्यादा गली को प्रकाशित करना, तो उसी को प्रकाश को, क्योंकि इसकी प्रकृति फैलाने वाली होती है, गलियों में प्रकाश को फैलाने के लिए, गलियों में प्रकाश को फैलाने के लिए, यही इसको दो उपयोग है। एकदम सरल, ये सिंपल सा बेचारा है, सरल है। एक साइड दर्पण के रूप में, वाहनों में साइड दर्पण, गलियों में प्रकाश को फैलाने के लिए। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग जो हमारी है वो ये है, गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अब अगली हेडिंग है बच्चों, गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। एक दर्पण ले लो, हम ले रहे हैं अवतल दर्पण, ये हमारा दर्पण है। अब पता होगा दर्पण के बीचों बीच उसका ध्रुव P होता है। अब इसके लिए क्या क्या हम सवालों को हल करते करते कौन कौन सा चिन्ह लेंगे, कैसे लेंगे, दूरियां कहाँ से मापेंगे, इसमें हम उसी के बारे में जानेंगे। अब आप लोगों को पता ही होगा दर्पण के बीचों बीच जो होता है वो ध्रुव P से होता है,
दर्पण के बीचों बीच ध्रुव P। दर्पण के ध्रुव P से जाने वाली सीधी रेखा को मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। अब जो भी दूरियां मापी जाएगी, पहली कंडीशन यही, मान लो कोई वस्तु इस पे रखी गई है, ये वस्तु, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, एक प्रतिबिंब। पढ़े होगे चतुर्थांश, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष होता है y अक्ष, ये मूल बिंदु। मान लो यही जो बिंदु P है, ये इसका मूल बिंदु है। बिंदु P क्या है? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से जो दूरी दाहिनी तरफ मापी जाती है वो प्लस होती है, जो दूरी बाईं तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। सेम कंडीशन इसमें जो चतुर्थांश में आप पढ़े हो, सेम टू सेम कंडीशन। दर्पण, पहला पॉइंट जो होगा, किसी भी दर्पण में दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती हैं। कोई भी दूरी, अगर प्रतिबिंब की दूरी मापोगे तो यही P से शुरू करोगे, P से लेकर वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी जो होती है वो होती है V। वस्तु की दूरी क्या? U। वस्तु की दूरी U, यही P से मापना शुरू करोगे। वस्तु की दूरी क्या होती है? U। और उसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी वो होती है V। प्रतिबिंब की दूरी V। और जो वस्तु की लंबाई होती है वो होती है O। वस्तु की लंबाई O। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो होती है I। इमेज, ऑब्जेक्ट, इमेज, वस्तु, प्रतिबिंब। उसके बाद अगर यहाँ पे फोकस होगा, फोकस F, यहाँ पे मान लो R होगा, R मतलब वक्रता केंद्र C। तो फोकस दूरी जो होती है किसी भी दर्पण की होती है F। फोकस दूरी F। वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या R। यही होती है सारी कंडीशन। अब हम बताएंगे कैसे, कब कौन सा माइनस होगा, कब कौन सा प्लस होगा। अब ध्यान से देखो, जितनी भी दूरी मापी गई होंगी यही P से मापी गई होंगी। दूरी, किसी भी दर्पण में दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती है। पहला पॉइंट यही है, दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती है। दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती है। दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती है। पहला पॉइंट दर्पण के चिन्ह पर पाटी में यही है। कोई तुमसे पूछेगा दूरियां कहां से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव P से। दूसरा पॉइंट, ये पहला। दूसरा, दर्पण के बाईं तरफ मापी गई दूरियां, ये जितनी भी दिख रही हैं अभी तक, दर्पण के बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जितनी भी हैं सब के सब माइनस। जितनी भी दूरी दर्पण के बाईं तरफ मापोगे, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, चाहे फोकस दूरी, चाहे वक्रता त्रिज्या, चाहे जो हो, अगर बाईं तरफ मापोगे तो हमेशा निगेटिव होगी। बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं तरफ मापी गई दूरियां, तथा दाईं तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। कोई भी दर्पण होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। अगर दाहिनी तरफ दूरी मापोगे इधर होगा धनात्मक, अगर इस तरफ मापोगे ऋणात्मक। दाहिनी तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और याद रखना, वस्तु सदैव दाहिनी तरफ ही रखी जाती है, तो वस्तु सदैव कहाँ हो? ऋणात्मक। चाहे वस्तु बोला रहे चाहे ना, इसको हमेशा, ये जो वस्तुआ है, ये जो नलायक है, ये हमेशा माइनस में रहती, इसकी दशा खराब रहती है। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक
ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। और चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक। जैसे ही ऊपर भैया धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। तो ऊपर वस्तु है ये प्लस में रहेगा, नीचे प्रतिबिंब है माइनस में। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो सदैव ऋणात्मक। अगर मान किसी भी प्रतिबिंब का ऋणात्मक आ गया तो जान लो कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर धनात्मक आ गया तो जान जाओ कि प्रतिबिंब आभासी है। ऊपर की तरफ मापी गई दूरी है धनात्मक। चौथा पॉइंट, ऊपर की तरफ धनात्मक तथा नीचे की तरफ ऋणात्मक। ऊपर की तरफ मापी गई दूरी है धनात्मक, नीचे की तरफ मापी गई दूरी है ऋणात्मक होती है। अगर ऊपर की तरफ मापोगे धनात्मक होगी, नीचे की तरफ मापोगे तो ऋणात्मक होगी। अर्थात वस्तु की दूरी सदैव प्लस में होगी। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो सदैव माइनस में ही होगा, क्योंकि नीचे बनेगा। आभासी बनेगा तभी सीधा बनेगा, तभी ऊपर बनेगा। वास्तविक बनेगा सदैव नीचे बनेगा तो सदैव माइनस में। एक पॉइंट यहाँ से नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक होता है। वास्तविक जो होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक तथा जो आभासी होता है, जिसे हम केवल आभास करते हैं, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। धनात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब सदैव धनात्मक होता है। यही है गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। इतना ही है, इतना याद कर लिए तो कोई भी सवाल हल कर सकते हो। कई सब सवाल हैं, आप सवाल को अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में सब पहली बात ये याद रखना, दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती हैं। कहाँ से? कोई भी दूरी, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब दूरी, चाहे फोकस दूरी, चाहे वक्रता त्रिज्या, कुछ भी हो, दूरियां सदैव ध्रुव P से मापी जाती हैं। और बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाहिनी तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक। ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक। उसके बाद अगली कंडीशन जो है, वस्तु इनलायक हमेशा इधर ही रहेगी, बाईं तरफ ही रहेगी, तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। एक नोट पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक होगा, आभासी प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक होगा। यही था हमारा गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग जो हमारी है, अब है हमारा बच्चों देखो, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है, उसे ही हमको बताना है। तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके बता देना, किसी भी गोली दर्पण के लिए जो R और F में संबंध होता है, R सदैव F का 2 गुना होता है। R बराबर 2F होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की सदैव 2 गुनी होती है। R का मतलब वक्रता त्रिज्या, F का मतलब फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की सदैव 2 गुनी होती है। अगर फोकस दूरी के पदों में बताना है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होती है। यही संबंध होता है। यह संबंध होता कैसे, इसी संबंध को हम देखेंगे एकदम जानदार शानदार तरीके से। ये मान लो हमारा हो गया अवतल दर्पण, एकदम फेवरेट स्पॉट का हीरो दर्पण। इसके बीचों बीच ध्रुव P हो गया। अब पता ही होगा ध्रुव P से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष मेन एक्सिस, ध्रुव P से जाने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष मेन एक्सिस। इस P से जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। वस्तु जो भी रखी जाती है सदैव मुख्य अक्ष पे रखी जाती है। अब इसी मुख्य अक्ष पे जो होता है हमारा फोकस होता है। यहाँ कहीं इसका फोकस F होगा, यहाँ कहीं होगा C। अब इतना तो पता ही होगा, अगले वीडियो में देख ही चुके हैं हम लोग। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें,
दर्पण से टकराने के पश्चात, जब इस दर्पण से टकराएंगी, इससे टकराने के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। अगर दूसरी किरण मान लो, दूसरी किरण इससे जाए वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जहां से आती है, जैसे आती है वैसे चली जाती है, इसमें कोनो रोकथाम नहीं होता है। इसको अगर अभिलंब मान ले हम, इसको क्या मान ले, अभिलंब। जो रेखा है काले रंग से दिखाई दे रही है, अगर हम इसको मान ले अभिलंब, नॉर्मल, तो आपतित किरण, इसका परावर्तन हुआ, ये परावर्तित किरण। अब परावर्तन के नियम में पढ़ा होगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई होता है, ये जो कोण होता आई, और इधर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर होता है। और ये पता ही होगा, अपवर्तन के सेकंड नियम से, परावर्तन के सेकंड नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, परावर्तन के नियम से। इसको हम लगाएंगे। उसके बाद ये देखो, ये समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, हमेशा आती है कि जो भी किरण आती है, इसको देखो तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो कोण आई बराबर कोण सी हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 मान को वैसे हम सिद्ध करते चले जाएंगे। उसके बाद लेंगे एक त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद यदि दर्पण बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो मान लो बिंदु हो गया ए, बिंदु ए, तो जो बिंदु ए होगा वो बिंदु पी पे होगा, जितना ए एफ होगा उतना ही पी से लेकर यफ तक होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी से हम दिखा लेंगे कि संबंध जो आर बराबर 2f होता है। ये हमारा चित्र है, इतना चित्र है, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अगर चित्र को समझ गए तो ऑटोमेटिक आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से अब जो समझना है, लिखना है, जिस चित्र को बनाए, अब चित्र के बारे में जो लिखना है वो अपने आप से लिखा जाता है। कैसे लिखोगे देख लो, मैं लिखूंगा नहीं, देख किसको जान जाओगे कैसे लिखना है। मान लेना, माना एक दर्पण यम, माना एक दर्पण यम, मिरर यम, एक दर्पण यम है जिसका ध्रुव P और एक मुख्य अक्ष है जिस पर फोकस और वक्रता केंद्र स्थित है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई। उसके बाद दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई, जैसे गई वैसे वापस लौट गई। अगर हम मान ले जो वक्रता केंद्र से किरण गई वो अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर है। उसके बाद अब यहां से लिखना है, वो ध्यान से देखते रहो कैसे करना है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, अब पता होगा परावर्तन के दो नियम थे, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड नियम जो था, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो वही दूसरा हमें लगाना है। तो देख रहे हो आपतन कोण आई है, आई और आर आपस में क्या होंगे, बराबर, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर, आई वाला को डाल दू ना, आई बराबर आर, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए, अगर पढ़े होगे एकांतर कोण, पढ़े होगे अगर दो कोई समांतर रेखाएं हों, अगर कोई तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, इस चीज को बर्बाद कर रही हो, इसको काट रही हो, तिनके भी जेड की आकृति बनती है और जेड की आकृति में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर, इधर जो बनेगा इसके बराबर होगा। तो वैसे देखो, ये रेड वाली और ये ब्लैक वाली, मान लो ऊपर वाली रेड हो गई, ये ब्लैक हो गई, और ये डैश वाली, ये खाली खाली डैश वाली, देखो इसे कट कर रही है। जेड की आकृति, यहाँ आई यहाँ सी, तो क्या आई और सी आपस में बराबर हो सकते हैं, एकांतर कोण। लिखोगे
कोण आई बराबर कोण सी, यहां से लिखोगे कोण आई, चाहे ये लिख लो, यहाँ पे आई लिखो, आई बराबर कोण सी, आई बराबर कोण सी, आई बराबर कोण है कोण, कोण आई बराबर आर और कोण आई बराबर सी। अगर कोई पूछ ले आई सी के बराबर क्यों है तो बता देना एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यही आकृति बना के दिखा देना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद अब देखो आई बराबर आर है, समीकरण 1 से आई का मान रखने पर उठा के रख दो, समीकरण 1 से आई का मान रखने पर, पुटिंग दीज वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इन आई का मान उठा के रखो, आई के स्थान पर रखोगे आर, आर बराबर सी, आर बराबर सी। अब देखो जो कोण है आर है वो कोण सी के बराबर है। अगर देखा जाए त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ऐसे डैश डैश डैश, उसके बाद इस सिंपल से ऐसे फिर ऐसे, ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में कोण आर ए रहा, आर और कोण सी, कोण आर के सम्मुख भुजा जो है सी एफ, कोण आर की सम्मुख भुजा सी एफ और कोण सी की सम्मुख भुजा ए एफ। किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। यहां से लिखोगे, अगर इसको समीकरण देना हो दे दो, नहीं तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में आर बराबर सी, आर बराबर सी है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर किसी भी त्रिभुज में कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब आर बराबर सी है, इसलिए भुजा, इसलिए इनकी सम्मुख भुजा, या भुजा डायरेक्टली चाहे लिख दो चाहे लिख दो, इसलिए इनकी सम्मुख भुजा, इनकी सम्मुख भुजा, देखो आर के सम्मुख सी एफ, सी एफ बराबर होगा सी की सम्मुख ए एफ, ए एफ के, आर के सम्मुख, देखो आर के सम्मुख सी एफ था, सी एफ बराबर सी के सम्मुख ए एफ था तो ए एफ। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, लगभग लगभग हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। देखो यदि दर्पण बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यहां से लिखोगे यदि, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, छोटा होने का मतलब एकदम एकदम पतला सा, एकदम ई वाला बिंदु यहाँ पे आ जाए, इतना छोटा हो कि एकदम इसी में मिल जाए, ये ए वाला बिंदु जो हो जाए पी पर हो जाए। अगर बहुत छोटा होगा तो ए पी पर होगा, जितना ए से लेकर एफ तक है उतना पी से लेकर एफ तक होगा। अगर बहुत छोटा होगा तो जो ए एफ है यहाँ ए से लेकर एफ तक, यही बिंदु ए वाला पी पे चला आएगा, ए एफ बराबर पी एफ, ए एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। अब समीकरण 2 में ए एफ का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए एफ का मान रखने पर उठा के रख दो, समीकरण 2 में ए एफ का मान रखने पर, अब ए एफ देखो सी एफ तो ऐसे रहेगा, सी एफ को ऐसे रखो बराबर ए एफ के स्थान पे पी एफ, ए एफ के स्थान पे पी एफ, देखो ए एफ बराबर था पी एफ, ए एफ के स्थान पे पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब ध्यान से देखो, दर्पण के ध्रुव से हमेशा दूरी मापी जाती है, हम चिन्ह पर पार्टी में अभी पढ़े। तो यहां से ध्रुव पी से लेकर फोकस दूरी एफ हमेशा बाईं तरफ माप रहे हो, बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक, पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या आर, ये भी बाईं तरफ है माइनस,
होगा। लेकिन देखो ये नालायक सी एफ, क्या हमें सी एफ पता है? सी एफ कितना हो सकता है? चांस ही नहीं है। पी से लेकर एफ, पी एफ तो हमें पता है, लेकिन क्या सी एफ पता है? नहीं पता है। अगर ये देखो सी एफ में पी एफ, इस पी एफ को मिला दे, इतने में इतना मिला दे, पूरा इतना हो जाएगा, पी से लेकर सी तक हो जाएगा, पी सी। और पी सी हमें पता है और पी एफ पता ही है। तो दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर यहाँ सी एफ प्लस पी एफ, इधर भी पी एफ प्लस पी एफ लिखोगे। दोनों पक्षों में, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, दोनों तरफ पी एफ जोड़े हो, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर। अब देखो सी एफ और पी एफ, सी एफ में पी एफ मिलाओगे तो पूरा पी से लेकर सी, ये हो जाएगा पूरा पी सी। और इधर पी एफ पी एफ, पी एफ में पी एफ मिलाओगे कितना होगा? कोनो भी चीज है सेम टू सेम में मिलाओगे 2 हो जाएगा, 2p एफ। अब मनवा को उठा कर रख दो, ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। उठा के रखो। अब देखो पी सी, पी से लेकर सी तक क्या है? माइनस आर। 2pf, पी से लेकर एफ तक 2 तो वैसे रहेगा। पी एफ, पी एफ का मान माइनस एफ, तो माइनस पहले आएगा, एफ है तो एफ। अब देखो क्या माइनस से माइनस कट सकता है? बराबर की इस तरफ उस तरफ जो बराबर रहता है वो कट जाता है, खत्म। इधर बच जाएगा हमारा आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। क्या हमें यही सिद्ध करना था? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखो जो वक्रता त्रिज्या होती फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। आ गई कि नहीं? आर बराबर 2f, या इसी को लिख सकते हो एफ बराबर, ये 2 गुणा इधर आएगा भाग आर बाई 2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, और ये जो फोकस मतलब वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। एक बार इसको फिर से देख लो, फिर से समझ लो, एकदम सिंपल सा है, एकदम मस्त अच्छे तरीके से है। एक बार वैसे धारा प्रवाह, सबसे पहले एक दर्पण लेना, उसमें ध्रुवीय मध्य बिंदु मुख्य अक्ष जाएगा, मुख्य से समांतर रेखा आएगी, फोकस से होकर जाएगी, एक अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर। परावर्तन के नियम से दोनों आपस में बराबर ही होंगे, आई बराबर आर। उसके बाद एकांतर कोण जो आई होगा सी के बराबर होगा। समीकरण 1 से आई का मान रखने पर, तो आई के स्थान पे आर बराबर सी। अब त्रिभुज एसीएफ में अगर सम्मुख कोण बराबर, मतलब कोई भी कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो देखो आर के सम्मुख सी एफ और सी के सम्मुख ए एफ, ये दोनों बराबर हो गए। समीकरण नंबर 2, यदि दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो, यहाँ वाला बिंदु यहाँ पे चला आएगा, तो जो जितना ए से लेकर एफ तक था उतना पी से लेकर एफ तक हो जाएगा। ए एफ बराबर पी एफ। तो यहाँ से देखो समीकरण 2 में ए एफ का मान रखने पर ए एफ बराबर पी है, तो सी एफ तो वैसे रहेगा, ए एफ के स्थान पे पी एफ। अब देखो सी एफ का हमें कोई मान नहीं पता, ये तो हमें पता है फोकस दूरी एफ ई आर होती है। उसके बाद देखो सी एफ, अगर इसी सी एफ में हम पी एफ को मिला दे पूरा पी सी बन जाएगा, जो हमें पता है आर। किसी में दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, इधर भी पी एफ इधर भी पी एफ, पी एफ में पी एफ 2pf और पी एफ में सी एफ मिलाएगा पूरा पी से लेकर सी तक, और पी से लेकर सी तक का मान माइनस आर है तो माइनस आर, और देखो पी एफ का मान एफ है तो एफ, लेकिन 2 था तो 2, माइनस था तो माइनस, पहले माइनस से माइनस कैंसिल। आर बराबर 2f, जो हमें सिद्ध करना था आर बराबर 2f। उसके बाद एक गुणा इधर आया भाग, तो एफ बराबर आर बाई 2, यही हमें प्राप्त करना था। चलते हैं बच्चों हम अगली हेडिंग पर। देखो हम पढ़ लिए आर और एफ में संबंध। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है गोलीय दर्पण के लिए, मतलब गोलीय दर्पण के लिए। देखो मैं अवतल दर्पण के लिए आप लोगों को बताया आर और एफ में संबंध, आप लोग उत्तल दर्पण के लिए अपने आप से कर लेना। अगला जो है गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र। जितनी भी सवालें हैं इस पाठ की इसी सूत्र पर लगेगी, इसके अलावा और कोई सूत्र प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितनी भी सवालें हैं सब की सब सवालें इसी सूत्र पर लगेगी। अगर ये सूत्र देख लिए तो हर एक सवाल आ जाएगी, किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यूवीएफ में संबंध, मैं अवतल के लिए बता रहा हूं, आप लोग उत्तल के लिए कर लेना। अगर हम ले लें यहां से अवतल दर्पण, ये पता ही होगा ये हमारा अवतल दर्पण, जब तक पेंट नहीं करोगे तब तक दर्पण बनेगा नहीं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण।
इसको बीचों बीच जो होगा ध्रुव पी होगा, ध्रुव पी से जाने वाली सीधी रेखा मेन एक्सिस मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष होती है। उसके बाद यहीं कहीं इसका यफ होता है, यहीं कहीं सी होता है, यफ और सी। अगर इसको मान लो थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए ताकि अच्छी से चित्र समझ में आ जाए। यू का मतलब समझ ही रहे होगे, वस्तु की दूरी। बी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। एफ का मतलब फोकस दूरी। अगर मान लो यहाँ पर कौन वस्तु स्थित है, एक वस्तु रख दी गई ए बी, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई ए बी। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी, दर्पण से टकराने के पश्चात पता होगा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती, ऐसे आकर ऐसे निकल जाती है। उसके बाद अगर दूसरी किरण मान लो वक्रता केंद्र से होकर जाए, आगे दर्पण होगा उसी से टकराएगी, फिर जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर ही निकल जाती है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर बनता है हमारा प्रतिबिंब, यहीं पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ये मान लो प्रतिबिंब बना ए डैक्स बी डैक्स, और दर्पण का द्वारक जो झुकाव है ये द्वारक, ये मान लो ए बी हो गया है, सी भी हो गया, डी और ई। दर्पण का द्वारक डी और ई है। दर्पण का द्वारक क्या है, डी और ई, और दर्पण यम है, मिरर यम। इतना ही कंडीशन होगी। अब अगर आप लोग त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, त्रिभुज की समरूपता, समरूपता का मतलब वो होता है अगर कोई दो व्यक्ति या दो वस्तुएं अगर देखने में समान है उसी को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। जैसे वृत्त है वृत्त आ जाए, आयत है आयत आ जाए, गोला है गोला आ जाए, मतलब सेम टू सेम होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है समकोण 90 अंश, ये भी समकोण 90 अंश, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज, ये सब समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप का जो गुण होता है, समरूप आकृतियां या समरूप त्रिभुज, हमें त्रिभुज ही देखना है, यहाँ पे त्रिभुज ही दिख रहे हैं, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर लंब भुजा तो लंब भुजा, आधार भुजा और आधार भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। किसी भी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर ये जानते होगे तो ये ऑटोमेटिक डेरिवेशन आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इस पाठ का पूरा संबंध निचोड़ है ये। अब देखते हैं इसमें हम, अब देखो यहां से अगर हम बात करें इसको लिखने की, आप लोग लिखोगे कैसे इसके बारे में, तो कुछ नहीं, केवल देखना, कह देना माना एक दर्पण यम है जिसका ध्रुव P, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, एक वस्तु ए बी, जो चित्र बना वही तुमको लिखना, कुछ अलग से नहीं लिखना, केवल चित्र को देख लो बस। एक वस्तु ए बी रखी गई है जिससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें बिंदु डी से टकराती हैं, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र मतलब वक्रता केंद्र सी से होकर आती है, जैसे आती है वैसे चली जाती है। ये दोनों किरणें जहां पे काटी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैक्स बी डैक्स बना है। अतः त्रिभुज की समरूपता से जहां से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और देख लो। आप लोगों को पता होगा दर्पण के ध्रुव P से लेकर फोकस यफ होता है, हमेशा सामने की तरफ माइनस माइनस यफ। उसके बाद दर्पण के ध्रुव P से लेकर प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी, यहां तक जो दूरी होगी वो हमारी होगी भी, ए भी सामने है, ए भी माइनस में रहेगी। उसके बाद P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या वो होती है हमारी R, ए भी इस तरफ है, ए भी माइनस में रहेगी। दर्पण के ध्रुव P से लेकर ए तक की दूरी जो होती है वस्तु की दूरी U, ई भी सामने है, ई भी कैसी होगी माइनस U। इतनी दूरियां होती है हमारी।
और हमें संबंध इसी यू भी एफ में दिखाना है। यू भी एफ में संबंध एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। तो जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं इनके लिए संबंधित सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर केवल संबंध पूछे तो आप सूत्र लिखकर भी दिखा सकते हैं, जहां एफ फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। इतना केवल एक नंबर, अगर छोटे नंबर में क्वेश्चन है 1 नंबर या 2 नंबर में, तो आप सूत्र लिख करके इनका प्रतीक बता सकते हैं, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इतना से काम हो सकता है। लेकिन अगर कहा है UBF के लिए मतलब 1/f तथा 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्राप्त कीजिए, तो तुमको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना होगा कैसे कैसे मिला है, इस तरीके से। या लंबे जैसे 3-4 नंबर में है, 4 नंबर 5 नंबर, तो क्या आप सूत्र लिखने से पूरा 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों? कभी नहीं। वो भी जैसे एग्जाम जैसे तुम करोगे वैसे आओ, ऐसे कियो मैं भी ऐसे नंबर दे दूंगा। अगर इतना ही लिखोगे 2 नंबर वही दे देगा। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन है तुमको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना होगा, कैसे आएगा पूरा एकदम निचोड़ दिखाना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। चित्र बनाना, जो थ्योरी बोला थियरी लिखना, दूरी दिखा देना। उसके बाद अब देखो, अतः त्रिभुज की समरूपता से, त्रिभुज की समरूपता से या ले लो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज समरूपता 2 त्रिभुज से कम में लगेगी नहीं, 2 त्रिभुज होने चाहिए ABC तथा त्रिभुज A'B'C में E एक त्रिभुज E दोनों त्रिभुज, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में लिया जा रहा है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C में, A'B'C में त्रिभुज की समरूपता से, त्रिभुज की समरूपता से। अब जो किसी भी त्रिभुज की समरूपता होती है वो कहती है अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, देखने में समान है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये जो लंब भुजा ये भी दिख रही है, इसका लंब A'B'C, इसका अनुपात आधार भुजा AC और A'C'D के बराबर होगी। लंब भुजा का अनुपात लंब के साथ, आधार भुजा का अनुपात आधार के साथ आपस में बराबर होंगे। जो हमारा AB होगा, AB बटे A'B'C वो बराबर होगा आधार भुजा AC बटे A'C। मतलब लंब भुजा का अनुपात लंब के साथ, आधार भुजा का अनुपात आधार के साथ, दोनों आपस में बराबर होंगे त्रिभुज की समरूपता से। यही समरूपता कहती है। इतना ही तुमको देखना, अगर समरूपता जानते हो तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं होगी, एकदम यही है समरूपता। समरूपता का मतलब किसी भी त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जैसे इन दोनों को किए हो, इनको और इनको, ऐसे इस 2 नन्हे मुन्ने और दिख रहे होंगे, ये टूई वाला और अलग मान लो ऐसे, ये देखो ऐसे देखो, ये दोनों त्रिभुज। अब की बार ये वाला ले लो, त्रिभुज DEF तथा A'B'F ले लो। त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज DEF तथा A'B'F, देखो DEF A'B'F, ए वाला और ए वाला, F में वही त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता से, त्रिभुज की समरूपता से। त्रिभुज की समरूपता कहती है अगर कोई तो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अभी दोनों समरूप है तो संगत भुजा देखो, लंब वाली D का अनुपात A'B'F, EF का अनुपात A'F के साथ बराबर ही होगा। यहाँ से लिखोगे DE बटा, देखो DE और इधर लंब वाली A'B'F बराबर
आधार देखो ई से लेकर यप तक, ई यप, ई यप बटा एडेक्स यप, एडेक्स यप, इतना हो सकता है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब पता होगी किसी भी दर्पण के सामने, अगर मान लो तुम शीशे के सामने खड़े हो, अब अपना चेहरा उतना ही देख सकते हो, दर्पण का द्वारक जितना बड़ा रहेगा। जैसे अब मान लो तुमको दर्पण पास करके इसे देखना है, तो इसे थुबड़ा दिखेगा, इसे मुंह दिखेगा क्यों लिखने से। अगर थोड़ा सा पीछे करोगे द्वारक बढ़ेगा और ज्यादा दिखेगा। तो मतलब किसी भी दर्पण के सम्मुख वस्तु उतनी ही बड़ी रखी जा सकती है जितना बड़ा उसका द्वारक हो। क्या द्वारक से बड़ी वस्तु को रख सकते हो? मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका द्वारक भी होना चाहिए। तो जितना बड़ा डीपी होगा उतना ही बड़ा एबी भी होना चाहिए। किसी भी दर्पण में वस्तु उतनी ही बड़ी रखी जा सकती है जितना बड़ा उसका द्वारक हो। तो यहां से लिख सकते हो जो हमारा डी से लेकर ई तक होगा उतना ही बी से लेकर पी तक भी होगा। तो लिखोगे वस्तु उतनी बड़ी ही रखी जा सकती है जितना बड़ा द्वारक हो। वस्तु उतनी ही बड़ी रखी जा सकती है, उतनी ही बड़ी रखी जा सकती है जितना बड़ा द्वारक हो, जितना बड़ा द्वारक हो। क्या द्वारक से बड़ी वस्तु रखोगे? अब अगर द्वारक डी है तो वस्तु भी तो उसके बराबर ही होनी चाहिए, जितना डी की लंबाई उतना ए बी। तो जो डी होगा वो बराबर किसके होगा? ए बी के। तो डी ई बराबर ए बी, डी बराबर ए बी। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर रख दो। यहां से डी के स्थान पे क्या रख सकते हो? देखो डी बराबर ए बी मिला है, इसके स्थान पे ए बी रखोगे, ए बी। यहां से ए बी बटा क्या है? ए डेक्स बी डेक्स बराबर ई एफ बटे ए डेक्स एफ। समीकरण यहां लिख सकते हो समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर देखो डी बराबर ए बी था, 2 ए था, डी के स्थान पे ए बी। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 में ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स, ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स यहाँ पर भी है। तो समीकरण 1 से ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 से ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स का मान रखने पर उठा के रख लो। समीकरण 1 से ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स का मान रखने पर। अब देखो इसमें ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स, ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स का मान जो है ए सी बटा ए डेक्स सी, यही मान है। अब इसके स्थान पे ए वाला मान उठा के रख सकते हो। देखो ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स बराबर ए सी बटा ए डेक्स सी है। ए बी बटा ए डेक्स बी डेक्स का स्थान ए सी बटा ए डेक्स सी उठा के रख दो। इधर देख लो थोड़ा सा उठा के अब रखोगे तो यहाँ इसके स्थान पे आ जाएगा ए सी बटा ए डेक्स सी बराबर ई एफ बटा ये जो हमारा है ए डेक्स एफ, ए डेक्स एफ। देखो ए सी बटा ए डेक्स सी ई वाला मान उठा के रखें। उसके बाद यहाँ पे जो था ई एफ बटा ए डेक्स एफ, ई एफ बटा ए डेक्स एफ हो गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। मुझे लगता है लाइट चली गई थोड़ा सा। यहां से देखो हम मान उठा के रख लिए ए सी अपान ए डेक्स सी बराबर ई एफ अपान ए डेक्स एफ। अच्छा अगर मान लिया जाए बच्चों, जैसे अगले प्रश्न में अगले डेरिवेशन में देखे थे हम, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, पी जो बिंदु ई है छोटा होते होते एक समय आएगा इसी पी में जाके मिल जाएगा, इसी पी में ई जो है पी पे पहुंच जाएगा। यहां से लिख दें यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा
हो, तो जो हमारा ई देखो ई बिंदु है वो पी पे होगा, तो जितना हमारा ई एफ है ई से लेकर एफ तक वो हमारा ई एफ बराबर हो जाएगा पी से लेकर एफ तक। जो ई से मापते थे वही पी से मापना शुरू कर दोगे। जो ई एफ था ई वाला बिंदु पी पे हो जाएगा, ई वाला बिंदु किस पे हो जाएगा, पी पर। तो जितना हमारा ई से लेकर एफ तक था वही पी से लेकर एफ तक हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें कहीं ई एफ दिख रहा है समीकरण 3 में ई एफ का मान रखने पर, समीकरण 3 में ई एफ का मान रखने पर उठा के रख दो। समीकरण 3 में ई एफ का मान रखने पर, समीकरण 3 में मान उठा के रखोगे, ए सी वैसे ही रहेगा, ए सी बटे ए डेक्स सी बराबर ई एफ। ई एफ के स्थान पे क्या होगा, पी एफ, पी एफ नीचे ए डेक्स एफ है, डेक्स एफ। अब देखो, अब तुमको यहां से दूरियां देखनी है, बस यही मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। दूरियां देखोगे कैसे, ए सी, ध्यान से देखो, ए से सी, ए सी यही है ए सी। अब क्या इसमें तुमको ए सी की दूरी पता है, ए सी तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम P से लेकर A कह दिया जाए माइनस यू है, P से लेकर C ये भी मिल सकता है। ये देखो पूरा AP है, पूरा AP, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक AP, यहीं पर C है, यहीं पर क्या है C। अब हमको AC पता है, AC दिया गया दिख रहा है AC। अगर हम पूरा इस AP में से AP इस PC को घटा दें, PC AP या पी ए में से पी ए लिख लो, पी समापी जाती पी ए, इस पी ए में से पी सी को घटा देगा। इस पूरे में से अगर इसको पूरा मान लो 20 है, पूरा 20 और ये 15, अगर 20 में से 15 घटा दे तो 5 आएगा, जो बचा रहेगा वही आ जाएगा। तो जो हमारा ए सी होगा, ए सी बराबर पी ए माइनस पी सी हो सकता है कि नहीं। ए सी जो हमारा इतना होगा पूरे में से यहाँ से इसको घटाने से मिल सकता है। तुम्हारा ए सी बराबर, ए सी का स्थान लिख सकते हो पी ए माइनस पी सी, पूरे में से इसको घटा दे, ए सी के स्थान पे पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी नीचे आ जाओ। अब देखो ए डेक्स सी, ए डेक्स सी मतलब ई नन्ना मुन्ना सा भाग है, छोटा सा भाग, ये भी नहीं हमें पता है, इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ होगी। तो देखो ध्यान से, ए डेक्स सी अर्थात यहाँ पे है सी, यहाँ पर है ए डेक्स, यहाँ पर है पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही बीच में ए डेक्स। अब ए डेक्स सी हमें पता है, अगर पूरे पी सी में से, पी सी में से ए डेक्स पी घटा दे या पी ए डेक्स घटा दे, इस पूरे में से इसको घटा दे बचेगा तो यही सी डेक्स या ए, या ए डेक्स सी ही तो बचेगा, यही बचेगा ना। इस पूरे यहाँ से में से इसको अगर निकाल दें, देखो ये पूरा है, पूरे में से अगर इतना घटा दे बचा तो यही इतना ही भाग ए डेक्स सी। तो देखो ए डेक्स सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डेक्स। देखो पी सी पूरा लिख लो पहले, पी सी माइनस पी ए डेक्स, पी ए डेक्स लिख सकते हो बराबर पी एफ। ध्यान से देखो ये नालायक पता है पी एफ, पी एफ यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक दिया गया है, इसको मत बदलो, ये जैसा है वैसे रख दो, पी एफ, पी एफ नीचे ए डेक्स एफ, ए डेक्स एफ मतलब इतना ए वाला भाग है, ए डेक्स एफ ये भाग है। यहाँ से देखो अगर पी ए डेक्स में से पूरे में से, इसको अब देख लो बार बार समय बर्बाद होगा, पी ए डेक्स में से पी एफ को अगर घटा दे, पी ए डेक्स माइनस पी ए घटा दे तो वही बात होगी, ए डेक्स एफ मिल जाएगा। तो पी ए डेक्स माइनस पी एफ। अब पी ए पी सी पी सी पी ए डेक्स सब के सब मान दिए गए, केवल तुमको उठा के रखना है बस। देखो मैं रख रहा हूँ चिन्ह के साथ, आसानी से एकदम आराम से रखना, इत्मीनान से। पी ए देखो पी से लेकर ए तक वस्तु की दूरी माइनस यू, पी ए क्या है माइनस यू, तो किसके स्थान पर रखोगे माइनस यू, फिर माइनस है बीच में माइनस लिख लो, फिर कोष्टक लगाओ, कौन चीज माइनस होती है तो उसके पहले कोष्टक, पी सी
पी से लेकर सी, देखो पी से लेकर सी माइनस आर है, माइनस आर। नीचे पी सी, वही पी सी माइनस आर है, माइनस आर। ये देखो माइनस पहले से है, माइनस लगाओगे। पी एड एक्स, पी एड एक्स, ये देखो पी एड एक्स दूसरे नंबर वाला, माइनस बी, तो पी एड एक्स के स्थान पे माइनस बी। अब पी एफ, पी से लेकर एफ, पी से लेकर एफ क्या है, माइनस एफ, माइनस एफ बटा पी एड एक्स, पी एड एक्स माइनस बी है, माइनस बी, फिर माइनस सूत्र वाला पी एफ, पी से लेकर एफ तक माइनस एफ है, माइनस एफ कोष्टक बंद। मान उठा के हम रख लिए हैं। अब इसको हम तोड़ते हैं कोष्टक, अगर ये तो माइनस यू ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस आर बटे, ये देखो माइनस आर ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस भी, ये देखो माइनस एफ ही रहेगा, ये माइनस भी ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस एफ। अब तिरछा तिरछा गुणा पता ही होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, कर ही सकते हो। अब देखो माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करोगे क्या होगा, माइनस, इधर का गुणा इधर, इसका गुणा इधर, माइनस गुणे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। यू का गुणा भी से करोगे तो यू भी। अभी देखो यू भी से गुणा कर लिया, पहला वाला जाएगा पहले से करेगा, फिर दूसरे से करेगा, पहला वाला पहले से कर लिया, अब पहला वाला दूसरे से करेगा। ये माइनस यू है, ये प्लस एफ है, तो प्लस माइनस से माइनस, यू है तो यू, एफ है तो एफ, माइनस यू एफ। अब u दोनों से गुणा कर लिया, अब बारी r की है, r भी जाएगा दोनों से गुणा करेगा। ये देखो प्लस r, ये माइनस भी, प्लस माइनस से माइनस, r है तो r, भी है तो v, r भी। उसके बाद देखो ये प्लस ये भी प्लस, दोनों के दोनों प्लस प्लस हैं, तो r का गुणा f से होगा, तो प्लस पहले हो जाएंगे r f। अब ये वाला इसमें गुणा कर लिया, अभी बेचारा भी इसमें गुणा करेगा, इसका गुणा होगा, बराबर है तो बराबर। देखो माइनस एफ माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, आर से एफ का गुणा करोगे आर एफ। देखो प्लस भी और माइनस एफ, प्लस माइनस से माइनस, भी एफ है तो भी एफ, भी एफ। हम केवल इसका गुणा इधर किए, इसका गुणा इधर। अब पता है नीचे का गुणा नीचे से होते नहीं है, नीचे का गुणा नहीं करेंगे। अब पता होगा अगर बराबर के इस तरफ उस तरफ कुछ बराबर दिखे तो उसको हम काट देते हैं। ध्यान से देखो, ए आर एफ, इस तरफ भी प्लस का, इस तरफ भी प्लस का, दोनों बराबर है, तो आर एफ से आर एफ कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी। ये देखो माइनस भी एफ है, इधर आएगा तो प्लस भी एफ बराबर जीरो, बराबर जीरो। देखो जो संबंध हमें चाहिए यू भी एफ में चाहिए, यू भी यू एफ, यू मतलब भी यू सब है, लेकिन इसमें देखो इसमें ई आर आ गया कहीं से, पता नहीं कहाँ से गिरते पड़ते आर आ गया है। इस आर को हमें हटाना होगा, आर को क्या करना होगा, गायब करना होगा, आर को हटाना होगा। ध्यान से देखो, अभी इससे जस्ट पहले हम डेरिवेशन पढ़े हैं, जो आर होता है वो टी एफ के बराबर होता है, आर बराबर टू एफ। जहां यहाँ आर है, अगर हम आर के स्थान पर टू एफ रख दें, कौन दिक्कत है, रख सकते हो। ये जैसे यू भी है, यू भी वैसे रहने दो। ये माइनस यू एफ है, माइनस यू एफ रहने दो। ये आर माइनस पहले लगाओ, आर के स्थान पर टू एफ, टू लिखोगे, भी तो बदलना है, भी जैसे वैसे रहेगा। टू एफ चाहे इसको लिखो चाहे भी को पहले लिख दो, एफ को बाद में। देखो भी को पहले टू एफ लिखना था, टू लिख लिए, उसके बाद आर के स्थान पे एफ था तो एफ रखे, लेकिन भी बाद में जो था उसको पहले कर लिए। टू भी एफ, आगे प्लस भी एफ है तो भी एफ बराबर जीरो। देखो टू भी एफ एक भी एफ, प्लस माइनस घटता है, बड़े वाले का चिन्ह लिख लिया जाता है। यू भी तो वैसे रहेगा, माइनस यू एफ। अभी देखो दो में से एक निकालोगे, एक भी एफ बड़ा दो है तो वही माइनस का चिन्ह, एक लिखा नहीं जाता, बी एफ है तो बी एफ बराबर जीरो। ये दोनों माइनस इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यू भी बराबर यू एफ, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, बी एफ। अब जो हमें संबंध चाहिए वन अपान एफ बटे में चाहिए, लेकिन ऐसा कौन प्रोसेसिंग ही नहीं दिख रही है, सब गड़बड़ गड़बड़ दिखाई दे रहा है।
कुछ मत करो, बिना सोचे समझे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, दोनों जो भी काम करना दोनों तरफ, दोनों पक्षों में UVF से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, जो भी काम करना दोनों पक्षों में करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो व्यवस्था बारातियों के लिए वही घरातियों के लिए, नहीं तो लाठीचार्ज मुक्केबाजी हो गई। जाहिर सी बात है, वैसे जो इसके साथ वही कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। UVF से भाग दो, UV बटे UVF बराबर UF बटे UVF प्लस VF बटे UVF। ध्यान से देखो, जो कटने लायक हो उसको काट दो, जो बचे उसको लिख लो। UV से UV कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, VF से VF कैंसिल, यहाँ बचा 1/F, इधर बचा 1/V प्लस 1/U। क्या हमें इसी सूत्र का डेरिवेशन करना था? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसी सूत्र का हमें डेरिवेशन करना था। देखो इस तरीके से इस सूत्र का हमारा डेरिवेशन हो सकता है। लगभग तुम्हारी फिजिक्स का ये सबसे लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इससे बड़ा बच्चा डेरिवेशन तुम्हारी फिजिक्स में नहीं है। जो भी है 12वीं में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इससे लंबा डेरिवेशन नहीं है। यही तुम्हारी फिजिक्स का सबसे लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। अब इसके बाद पार्ट की अंतिम हेडिंग है। ई सिंपल सा था, इसको एक बार ले लो स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से, फिर से एक बार अपने आप से देख लेना, या तो कहो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं। हाँ बच्चों, अब ये इस पार्ट की हमारी अंतिम हेडिंग पे हम आ गए हैं। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन। किसी भी दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, आप इसको कैसे जान पाएंगे? आवर्धन का मतलब होता है वही उसकी औकात कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, वही रेखीय आवर्धन होता है। हमें यहाँ पढ़ना गोली दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। तो लिख देना, किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु, जो वस्तु आप लिए हो, वस्तु की लंबाई के अनुपात मतलब बटे के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन हेडिंग कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछे रेखीय आवर्धन क्या है, तो बता देना, किसी भी दर्पण के लिए, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे जो दर्पण, किसी भी दर्पण के लिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, जैसे मैं शीशे में अपने आप को देखूं, या मुझे तो आप लोग देख रहे हो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो मेरी जो लंबाई होगी और वास्तव में जहां मैं खड़ा हूं, ये देखो अपने प्लेटफॉर्म पर जहां मैं खड़ा हूं, वहां की लंबाई, दोनों की लंबाइया के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। जिसे मार्कर है, यहाँ वास्तव में मार्कर लिया हूं, आप लोगों को प्रतिबिंब इसका दिख रहा होगा, जो आप लोगों को दिख रहा है उसकी लंबाई और जो मैं लिया हूं इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। किसी भी दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम, इसे छुटका वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसमें स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, छोटा वाला एम। अब अगर मान लो कोई दर्पण हो, एक हम अवतल दर्पण ले लें, अब इसका मध्यबिंदु P, दर्पण के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, यहाँ पे फोकस,
यहाँ पे वक्रता केंद्र, मान लो कौन वस्तु रखी गई है, यहाँ से गई प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से गई, जहाँ पे मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो, अब हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि किसी भी दर्पण के लिए वस्तु मान लो ए बी और प्रतिबिंब जो बना ए डैश बी डैश, वस्तु की लंबाई ओ, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई आई, इमेज आई। तो यही हम पढ़े परिभाषा में, किसी भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। किसी भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं तो यम बराबर हमारा हो सकता है, यम बराबर, अब प्रतिबिंब की लंबाई क्या है आई, वस्तु की लंबाई क्या है ओ, आई तथा ओ के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। डायरेक्ट बताना तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इस शॉर्टकट परिभाषा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इतना सिंपल। अब देखो, ऊपर की तरफ हमेशा प्लस, नीचे की तरफ हमेशा माइनस। अगर केवल हम प्रतिबिंब की दूरी से एक सूत्र निकालें, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में, वस्तु की दूरी u माइनस u। अब इसी में अगर हम संबंध दिखाना चाहें तो यम बराबर हमारा हो सकता है आई, देखो नीचे प्रतिबिंब बना है, नीचे की तरफ मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक, ऊपर की तरफ मापी गई धनात्मक ओ, ए तो हमेशा ऋणात्मक, ई माइनस भी, प्रतिबिंब वाला पहले लिखोगे, वस्तु वाला नीचे, माइनस यू। देखो माइनस से माइनस कर सकता है, यहाँ से यम बराबर माइनस आई अपान ओ भी अपान यू। ये देखो माइनस है इधर जाएगा, ये देखो माइनस है इधर प्लस है जाएगा, इसको माइनस कर देगा तो हमारा यम बराबर सूत्र हो सकता है आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू। यही होता है किसी भी दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र। यम बराबर आई अपान ओ नॉर्मली सूत्र है, जिससे नॉर्मली सवाल लूंगी। कभी कभी क्या होता है, यम दे देता है, इसमें इन दोनों में से एक को नहीं देता है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। अगर ई दिया रहता तो इनमें संबंध दिखा करके यहाँ से हो सकता है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं सवाल में दिखाऊंगा। यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में इस गोली दर्पण के न्यूमेरिकल के साथ। ये जो गोली दर्पण, हम पूरा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर अभी तक पार्ट 1 आप नहीं देखे पार्ट 2 की चिंता मत करिए, समझ में आएगा, उसको जाके देख लीजिए। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में विथ न्यूमेरिकल के साथ। जितने भी न्यूमेरिकल है मैं न्यूमेरिकल को लेके आऊँगा, आप लोग अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को देखिएगा। अगर सूत्र यही 3 सूत्र, केवल r बराबर 2f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और तीसरा सूत्र है यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। इन्हीं तीनों सूत्रों से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ऐसे उठा के रख दो। लो सर जी मुझे आ रहा है सर जी, ऐसा बोलो इस तरीके से। लेकिन वो उत्साह, वो जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वो सूत्र पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।